हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। यह जो टॉपिक होगा वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत आईआर से संबंधित होगा। जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 आईआर में हम लोग एससीओ को आज हम लोग कवर करेंगे। एससीओ जिसका पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर एससीओ क्या है, हाल ही में इसकी बैठक कहां पे संपन्न हुई है, बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, बैठक के महत्वपूर्ण कंक्लूजन क्या क्या रहे, एससीओ भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में एससीओ के मध्य कौन कौन सी विद्यमान चुनौतियां हैं, एससीओ कौन कौन से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन सभी बिंदुओं को आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। तो आप लोग काफी गंभीरता पूर्वक इसको कवर करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को ज्वाइन करना ना भूलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एससीओ संघाई सहयोग संगठन। देखिए, एससीओ के बारे में अगर देखा जाए तो हाल ही में इसकी बैठक अगर 2024 में देखा जाए तो अस्ताना कजाकिस्तान में इसकी बैठक संपन्न हुई है। लेकिन एससीओ के जो शासनाध्यक्ष की जो बैठक हुई है वह इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुई है और वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। तो भारत जो एससीओ के शासनाध्यक्ष की जो मीटिंग हुई उसके बारे में हम लोग बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करेंगे। इंट्रो से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर को। 15-16 अक्टूबर 2024 के मध्य इस्लामाबाद में एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक आयोजित की गई। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर लिखा गया है एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक इस्लामाबाद में संपन्न हुई। एससीओ की जो बैठक हुई है वह हुई है अस्ताना कजाकिस्तान में, लेकिन शासनाध्यक्ष की जो बैठक हुई है वह इस्लामाबाद पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। इस बैठक में भारत ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो एससीओ के जो शासनाध्यक्ष की जो बैठक हुई है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एससीओ आखिर क्या है, भारत के लिए एससीओ क्यों महत्वपूर्ण है और वैश्विक स्तर पर, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एससीओ का क्या महत्व है, वैश्विक स्तर पर एससीओ किन किन मुद्दों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एससीओ के माध्यम से सदस्य देश किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर जो एक ध्रुवीय वर्ल्ड की बात अमेरिका के द्वारा की जा रही है उसको बहुध्रुवीय बनाने की बात एससीओ के द्वारा किस प्रकार से की जा रही है। ठीक है, तो अगर एससीओ के बारे में देखा जाए तो एससीओ एक बहुपक्षीय मंच है। बहुपक्षीय मंच कैसे हो गया, इसमें कई सारे सदस्य हैं और हर एक सदस्य देशों के अलग अलग मुद्दे हैं, यानी कि यहाँ पर विभिन्नता देखने को मिलती है। इसीलिए एससीओ एक बहुपक्षीय मंच है, एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1996 ईस्वी में संघाई में 5 देशों के द्वारा की गई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, एससीओ की स्थापना 1996 ईस्वी में 5 देशों के द्वारा की गई। कौन कौन से 5 देश थे जो संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, उनमें चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। यानी कि जो एससीओ की स्थापना हुई थी, एससीओ की स्थापना में इन्हीं 5 देश प्रारंभिक रूप से शामिल थे और इन्हीं 5 देशों ने मिलकर संघाई 5 की नींव डाली थी। उस समय संघाई 5, चूंकि इसमें 5 सदस्य थे तो संघाई 5 के नाम से यह जाना जाता था। ठीक है, धीरे धीरे इसके सदस्यों का विस्तार होता चला गया और वर्तमान समय में देखेंगे 1996 में स्थापना में 5 देश शामिल थे। अगर क्रमवार रूप में देखें तो 2001 ईस्वी में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। उज्बेकिस्तान के शामिल होते ही जो संघाई 5 था वह 5 उसको से हटा दिया गया और केवल संघाई हो गया। यानी चूंकि प्रारंभिक दौर में 1996 में इसमें 5 सदस्य शामिल थे संघाई में, इसीलिए यह संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2001 ईस्वी में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और इसका नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया।
धीरे धीरे इसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल हो गया और वर्तमान समय में अगर देखें तो वर्तमान समय में एससीओ के सदस्यों की कुल संख्या 10 है। 10 सदस्यों 5 सदस्य यहाँ पर वर्णन किया गया है। चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, फिर भारत पाकिस्तान शामिल हुआ, फिर ईरान और बेलारूस शामिल हुआ। ठीक है, तो वर्तमान समय में देखा जाए तो एससीओ में सदस्य देशों की संख्या 10 है। एससीओ संगठन के बारे में अगर कहीं पर भी आपको लिखना हो तो इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप में लिखिए, डॉट देकर या डॉट देकर आप लिखिए। स्थापना 1996 ईस्वी में 5 देशों के द्वारा, ब्रैकेट में दे दीजिएगा संघाई 5, पांचों देशों का नाम लिखिए। 2001 उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, 2017 भारत पाकिस्तान शामिल हुआ। वर्तमान सदस्य संख्या 10, सारे मेंबर यहाँ से 8 मेंबर हो जाएंगे, प्लस में ईरान प्लस बेलारूस। ठीक है, तो एक क्रम में आपको लिखना है। एससीओ का सचिवालय कहाँ पर है, तो इसका सचिवालय बीजिंग में है। ठीक है, तो एससीओ संगठन के बारे में हमने एक जो प्राइमरी जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से इसका गठन किया गया, उसके बारे में हमने यहाँ पर समझा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है, भारत के लिए एससीओ संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। तो भारत के लिए कई दृष्टिकोण से एससीओ का महत्व है। अगर इसमें देखा जाए मेंबर कंट्रीज के आधार पर ही देखें तो मेंबर कंट्रीज में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो हैं मध्य एशियाई देश शामिल हैं। और जब मध्य एशियाई देश हैं, संसाधन से भरपूर कंट्रीज है मध्य एशियाई कंट्रीज। इसमें रसिया मेंबर के रूप में है, रसिया के साथ हमारे अलग घनिष्ठ संबंध है। चाइना पाकिस्तान भी शामिल हैं, तो चाइना पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद है, तो विवाद सुलझाने का एक मंच हमारा एससीओ प्रोवाइड कराता है। तो अगर इसे हम बहुप्रेक्षीय संदर्भ में भी समझें तो एससीओ का भारत के लिए काफी अधिक महत्व है। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग समझते हैं जो भारत के लिए एससीओ का जो महत्व है, उसमें सबसे प्राइमरी बिंदु है सिक्योरिटी पर्पस। अगर हम लोग देखें सिक्योरिटी पर्पस से संघाई सहयोग संगठन हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो खुफिया जानकारी साझा करने, नशीली दवाओं व हथियारों की तस्करी पर नियंत्रण में एससीओ एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके अलावा देखेंगे तो एससीओ के द्वारा क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना का गठन किया गया है। इसे इंग्लिश में RATS के नाम से जाना जाता है। RATS रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, इसका गठन किया गया है। और यह जो संगठन है इसका जो गठन किया गया RATS का, वह आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करता है। तो भारत के लिए एक सिक्योरिटी पर्पस से देखें, चाहे वह आतंकवाद से निपटना हो, हथियारों की तस्करी पर नियंत्रण करना हो, नशीली दवाओं के व्यापार पर नियंत्रण करना हो, या फिर खुफिया जानकारी को साझा करना हो, एससीओ हमारे लिए एक काफी महत्वपूर्ण मंच है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु हो गया सिक्योरिटी पर्पस से हमारे लिए एससीओ का महत्व है, यानी कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, दूसरा है क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। एससीओ अगर देखा जाए तो एससीओ क्षेत्रीय एकीकरण को हासिल करने और सीमाओं के पार कनेक्टिविटी और स्थिरता को बढ़ावा देने की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अभी हमने बताया कि एससीओ में मध्य एशियाई देश शामिल हैं, चाइना शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, रसिया शामिल है, ईरान शामिल है। तो ये सभी देश जो हैं, अगर बेहतर तरीके से भारत के साथ संबंध इनके साथ स्थापित होता है तो हमारी सीमा के बाहर भी देखा जाए तो एक कनेक्टिविटी स्थापित हो सकती है इन सभी देशों के साथ। दूसरा अगर हम लोग देखें तो एससीओ संगठन जो है वह भारत को रूस जैसे मित्र राष्ट्रों और चीन और पाकिस्तान जैसे सीमा विवाद वाले राष्ट्रों के साथ भी मंच साझा करने का अवसर प्रदान करता है। और अभी हमने बताया कि चाइना पाकिस्तान भी इसका मेंबर के रूप में शामिल है और भारत को एक बेहतर मंच मिल चुका है एससीओ कि चाइना पाकिस्तान के साथ डायलॉग करके इनके साथ संबंधों को बेहतर करे। और चाइना पाकिस्तान को भी चाहिए कि भारत के साथ हम अपने संबंध को बेहतर करें, क्योंकि भारत आज वैश्विक स्तर पर एक उभरता हुआ राष्ट्र है। हर एक वैश्विक मुद्दों के समाधान में देखेंगे तो भारत की सक्रियता देखने को मिलती है और भारत को नजरअंदाज करके कोई भी देश आज विकास नहीं कर सकता। तो चाइना पाकिस्तान को भी भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना हो या फिर भारत का भी चाइना और पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना हो, एससीओ एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, तो क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी भारत के लिए एससीओ का काफी अधिक महत्व है। अगला आइए ऊर्जा सुरक्षा, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण बिंदु इसीलिए भी है क्योंकि मध्य एशियाई देश शामिल हैं। ठीक है, ईरान इसमें शामिल है जो कि ऊर्जा का भंडार है।
तो अगर ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए कि आखिर एससीओ क्यों महत्व है, एससीओ क्यों महत्वपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा के लिए, तो विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का 4% तथा तेल भंडार का 3% एससीओ के पास है। यानी कि विश्व में अगर कुल जितना प्राकृतिक गैस भंडार है विश्व में, उसका उस प्राकृतिक गैस भंडार का 4% एससीओ संगठन सदस्य देशों के मध्य विद्यमान है। कुल तेल भंडार का 3% एससीओ सदस्य देशों के पास है। तो भारत की जो भावी ऊर्जा चुनौती है, उन ऊर्जा चुनौतियों से निपटने में एससीओ के मेंबर कंट्रीज जो हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो भारत के लिए जो एक ऊर्जा सुरक्षा की जो चुनौती है, भारत के समक्ष जो एक चुनौती है, ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच जो गैप है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चुनौती विद्यमान रहती है कि भावी जो हमारी जरूरतें हैं उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी। तो उसके लिए भी एससीओ एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में हमारे सामने आता है। क्यों? क्योंकि विश्व के कुल प्राकृतिक गैस भंडार का 4% भंडार जो है वह एससीओ कंट्रीज के पास है और विश्व के कुल तेल भंडार का 3% जो भंडार है वह भी एससीओ सदस्य देशों के पास है, जो कि भारत की ऊर्जा चुनौतियों से निपटने में कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी काफी अधिक महत्व है। अब आइए चीनी प्रभाव पर नियंत्रण। हाल के दिनों में आप देखेंगे तो चीन का प्रभाव जो है वह रसिया में, यूरेशियन कंट्रीज में चीन का प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मध्य एशियाई देशों में आप देखेंगे तो चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। बीआरआई के माध्यम से देखेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से देखेंगे तो चीन जो है वह मध्य एशियाई कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, इन सभी देशों में अपना प्रभुत्व को स्थापित कर रहा है। तो अगर चाइना, मान लेते हैं कि मध्य एशियाई देश में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो हम उन देशों को इग्नोर करके तो उसके प्रभाव को काउंटर नहीं कर पाएंगे ना। हमें भी उन देशों के साथ संबंध को बेहतर करना पड़ेगा और चाइना के साथ उन देशों के मार्केट में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी कि आइए आप भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, मध्य एशिया कंट्रीज में हम भी निवेश करें, चाइना भी निवेश करे और दोनों के जो भी सस्ते उत्पाद होंगे वह उन देशों के नागरिकों के द्वारा उसे परचेज किया जाएगा। तो भारत के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जिन क्षेत्रों में चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाइना रसिया के साथ अपने संबंध को बेहतर कर रहा है, चाइना मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंध को बेहतर कर रहा है, तो भारत की भी कोशिश है कि उन देशों के साथ हम अपने संबंध को बेहतर करें ताकि चाइना के जो प्रभाव है उस प्रभाव को काउंटर किया जा सके और चाइना के प्रभाव पर नियंत्रण पाया जा सके। आप उदाहरण के रूप में देखेंगे तो ताजिकिस्तान में चाइना के द्वारा सैन्य अड्डे का विकास किया जा रहा है, यानी कि चाइना के द्वारा काफी ज्यादा वहां पर खर्च किए जा रहे हैं, निवेश किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वर्क किया जा रहा है मध्य एशियाई देशों में। तो मध्य एशियाई देशों में भारत की भी कोशिश है कि हम अपना संबंध उन देशों के साथ बेहतर करें ताकि चाइना के प्रभाव को आने वाले समय में हम उसको काउंटर कर सके, चेक एंड बैलेंस बना सकें। तो चीनी प्रभाव को नियंत्रित करने में भी एससीओ जो है एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 पॉइंट को यहां पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है भू राजनीतिक स्थिरता। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है भू राजनीतिक स्थिरता। ठीक है, देखिए मध्य एशिया को अगर देखा जाए तो भारत अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मानता है। जो मध्य एशियाई कंट्रीज हैं, भारत का मानना है कि मध्य एशिया जो है वह हमारे अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भारत का अंग है मध्य एशियाई कंट्रीज, यह नहीं हो गया, बल्कि भारत का मानना है कि जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं उसका विस्तार जो है मध्य एशियाई देशों तक भी जाता है, उसका विस्तार। ठीक है, एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ रणनीतिक संबंध बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चाहे भारत के द्वारा देखा जाए तो मध्य एशियाई देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक गठजोड़ के लिए कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी को अपनाया गया है। ठीक है, एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ रणनीतिक संबंध बेहतर करने का भी अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो भारत के द्वारा कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी यानी कि सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं, मध्य एशियाई जो देश हैं, उनको आपस में जोड़ा जाए। और उनको आपस में क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि भारत के द्वारा चाहे ऊर्जा सुरक्षा, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए या फिर सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ये मध्य एशियाई कंट्रीज हमारे लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि भारत जो है अपने विस्तारित पड़ोस का हिस्सा मध्य एशियाई कंट्रीज को मानता है और इसके लिए कनेक्ट सेंट्रल एशियन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भू राजनीतिक स्थिरता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अब भारत के साथ एससीओ के बेहतर संबंध के एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह एससीओ संगठन की भूमिका में ही वृद्धि एक सबसे बड़ा कारण है। भारत एससीओ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और एससीओ भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? चूंकि एससीओ के प्रभाव में दिन प्रतिदिन वृद्धि होता चला जा रहा है। जो पश्चिमी कंट्रीज के जो राष्ट्र हैं, पश्चिमी राष्ट्र माने जाते हैं, उनके द्वारा एससीओ कंट्रीज को एशियाई नाटो के रूप में संज्ञा दी गई है, एशियन नाटो के रूप में संज्ञा दी गई है। और इनके द्वारा यह कहकर आलोचना की जाती है कि एससीओ संगठन को हमारे जो पश्चिमी और यूरोपीय कंट्रीज का जो नाटो संगठन है उस नाटो के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नाटो एक सैन्य संगठन है और एससीओ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हितों की पूर्ति करने का एक बेहतर मंच है, सभी देशों के संबंध बेहतर करने का मंच है। लेकिन नाटो एक सैन्य गठबंधन है, इन दोनों के बीच समानता करना उचित नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी राष्ट्रों के जो विश्लेषक हैं और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो बहुत नामचीन जो हस्ती माने जाते हैं, उन देशों के द्वारा, उनके द्वारा, उन विश्लेषकों के द्वारा एससीओ संगठन की आलोचना के दौरान कहा जाता है कि एससीओ एशियन नाटो की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। चाइना, रूस जैसे देशों के द्वारा इसे नाटो के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो एससीओ की भूमिका में भी हाल के दिनों में काफी अधिक वृद्धि हुई है। चाहे क्षेत्रीय और वैश्विक नीतियों को आकार देने की बात हो या फिर सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने की बात हो, एससीओ काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को निभा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 6 पॉइंट के अंतर्गत हमने भारत के लिए एससीओ क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी बिंदुओं को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया। ठीक है, तो एससीओ क्या है यह आपको हमने समझा दिया। भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है यह भी हमने बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर एससीओ के मध्य कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं, उन चुनौतियों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है सदस्य देशों के बीच मतभेद। सदस्य देशों के बीच मतभेद, देखिए अगर एक संगठन में 8-10 सदस्य होंगे तो स्वाभाविक है कि उन देशों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर विभिन्नता देखने को मिलेगी। किसी देश में लोकतंत्र होता है तो किसी देश में राजतंत्र होता है, किसी देश में एक दलीय व्यवस्था होती है, किसी देश में बहुदलीय व्यवस्था होती है, कहीं पर किस अलग प्रकार की व्यवस्था होती है, कहीं दूसरे कंट्रीज में अलग प्रकार की व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ का मुख्य मुद्दा आतंकवाद हो सकता है, दूसरे देशों के यहाँ मुख्य मुद्दा आतंकवाद नहीं हो सकता। तो चूंकि ज़्यादा कंट्रीज होंगे तो स्वाभाविक है कि विचारधारा के स्तर पर, शासन व्यवस्था के स्तर पर या फिर अन्य किसी भी प्रकार की मुद्दों के स्तर पर विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। और एससीओ की भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती है कि सदस्य देशों के बीच मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। विभिन्न देशों की अलग अलग राजनीतिक विचारधारा हैं, आर्थिक विकास के स्तर पर देखा जाए या ऐतिहासिक विवाद, ये सभी मतभेदों के महत्वपूर्ण कारण हैं। तो एससीओ के बीच एक सबसे बड़ी चुनौती, आप चाइना और भारत का ही एग्जाम्पल देख लीजिए या चाइना और पाकिस्तान का ही आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच, चाइना और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के भी देखेंगे तो समस्याएं विद्यमान है, चाइना के साथ देखेंगे तो भी हमारे यहाँ समस्याएं विद्यमान है। तो हर एक कंट्रीज के आपस में सदस्य देशों के बीच यहाँ पर मतभेद विद्यमान है। तो यह एक काफी बड़ी चुनौती है। इन मतभेदों को सुलझाकर सभी देशों को एक टेबल पर रखना, मुद्दों पर सबके बीच एक समान मत को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के भी देखेंगे तो द्विपक्षीय संबंध बेहतर नहीं है पिछले कई वर्षों से। ठीक है, चाइना के साथ हाल के दिनों में संबंध बेहतर हुए और दोनों देश एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिलेशन जो हैं वह पटरी पर आ जाए। ठीक है, तो हर एक समस्याएं हर एक कंट्रीज के साथ जुड़ी हुई है। तो पहला हो गया सदस्य देशों के बीच मतभेद। दूसरा हो गया सुरक्षा चुनौतियां, आतंकवाद, सीमा विवाद, अफगानिस्तान में अस्थिरता की स्थितियां एससीओ के बीच सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद की समस्या से भारत भी जूझ रहा है और पाकिस्तान भी जूझ रहा है। पाकिस्तान वह कंट्रीज है जिसने आतंकवाद का पालन पोषण किया, लेकिन इसके बावजूद आतंकवाद की समस्या वहां भी विद्यमान है। आए दिन वहां पर आतंकवादी घटनाएं में लोग और पुलिस अधिकारी, कर्मचारी मारे जाते हैं। भारत की भी एक बड़ी समस्या है, पाकिस्तान की भी एक बड़ी समस्या है, अन्य मेंबर कंट्रीज के बीच भी आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। सीमा विवाद देखेंगे तो भारत और चाइना के साथ सीमा विवाद है,
भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, चाइना के साथ भी सीमा विवाद है। ठीक है, तो कई सारे मेंबर कंट्री जो हैं उनके बीच सीमा विवाद जो है विद्यमान है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई जो सदस्य देश हैं उनके मध्य एक दूसरे के बीच मत भिन्नता एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो 2 पॉइंट डिस्कस हो गए। पश्चिमी देशों के साथ संबंध काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। पश्चिमी देशों के साथ संबंध, पश्चिमी देशों के साथ किस प्रकार, देखिए जैसे भारत जो है, भारत की कोशिश होती है कि एससीओ के मेंबर कंट्रीज हो या फिर पश्चिमी राष्ट्र हो, उन सब के साथ एक संतुलित संबंध बना रहे। भारत अमेरिका के साथ भी संबंध बेहतर करना चाहता है, रसिया के साथ भी संबंध को बेहतर करना चाहता है। तो कई सारे ऐसे मेंबर कंट्रीज हैं जो पश्चिमी देशों के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित करने के समर्थक रहे हैं। तो पश्चिमी देशों के साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाए, चाइना रसिया पश्चिमी देशों का कटु आलोचक है, उनकी राय कुछ और हो सकती है, भारत जैसे कंट्रीज की राय कुछ और हो सकती है, पाकिस्तान की राय कुछ और हो सकती है। तो पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने को लेकर भी मत भिन्नता है और यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ठीक है, आर्थिक चुनौती सदस्य देशों के बीच अगर देखा जाए तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान महंगाई जैसी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं देखा जाए तो इन सभी सदस्य कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय, चाहे वह यूनाइटेड नेशन हो या फिर अन्य कोई क्षेत्रीय संगठन हो, उनके साथ संबंध स्थापित करने को लेकर एक काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती सभी देशों के बीच विद्यमान है। तो एससीओ के समक्ष ये जो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत के लिए एससीओ का महत्व 6 पॉइंट पर हमने डिस्कस किया और एससीओ के मध्य चुनौतियां 5 पॉइंट पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसे आप लोग अच्छे से समझेंगे और इन्हीं पॉइंट को वहां पर आप जाकर लिख सकते हैं। एससीओ में इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। हाँ, काउंटर किया जा सकता है, किसी दूसरे संगठन के साथ कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो जो कंपैरिजन है वह सार्क, बिम्स्टेक इन दोनों के बीच ज़्यादा बनता है। एससीओ को हाँ कहा जा सकता है कि पश्चिमी नाटो कहना कहाँ तक उचित है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको चुनौतियाँ क्या है, एससीओ के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, ये सब आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आइए बैठक महत्वपूर्ण बिंदु, जो हमने बताया कि शासन अध्यक्षों की जो बैठक हुई है उसमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा एक बार फिर से बीआरआई का विरोध किया गया है। हालांकि एससीओ के कई ऐसे सदस्य देश हैं वे बीआरआई के हिस्सा भी हैं, चाइना के द्वारा जो बीआरआई लॉन्च किया गया है उसके एक हिस्सा भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत के द्वारा बार बार बीआरआई का विरोध किया जा रहा है। बीआरआई का विरोध करने के पीछे एक हमारी जो संप्रभुता है सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि बीआरआई का एक महत्वपूर्ण पक्ष है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है जो कि भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो एक संप्रभुता के दृष्टिकोण से भारत के द्वारा एक बार फिर से बीआरआई का विरोध किया गया और भारत के द्वारा कहा जाता है कि आर्थिक नव उपनिवेशवाद का एक पहलू है बीआरआई, तो इसे किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो भारत के द्वारा एक बार फिर से इसका विरोध किया गया। दूसरा, पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर जो एक तरफा प्रतिबंध लगाया गया है उसकी आलोचना की गई है। आखिर किस दृष्टिकोण से रसिया यूक्रेन वार के लिए सिर्फ रसिया जिम्मेवार है, यूक्रेन भी तो उतना ही जिम्मेवार है। रसिया अपनी सीमा की सुरक्षा करना चाहता है, जिस प्रकार से यूक्रेन की अपनी एक सीमा की सुरक्षा मुद्दा है, तो रसिया के साथ भी सीमा की सुरक्षा है। और अगर रसिया सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने संप्रभुता को, अपने नेशनल इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से उसने यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत की है, तो सिर्फ प्रतिबंध रसिया पर ही क्यों लगे। तो रसिया पर जो एक पक्षीय प्रतिबंध लगाया गया है पश्चिमी देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, उसकी पुरजोर तरीके से आलोचना एससीओ कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के द्वारा की गई, एससीओ बैठक में की गई है। भारत के डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल समावेशन को एससीओ सहयोग के ढांचे में शामिल करने पर चर्चा हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत के द्वारा डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में कई सारे कार्य किए गए हैं और इसकी वैश्विक स्तर पर सराहना की गई है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के द्वारा भी भारत के डिजिटल प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली है। ठीक है, इसके अलावा भी देखेंगे तो शिखर सम्मेलन के दौरान इसके साथ साथ 8 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, एससीओ के बजट को लेकर, सचिवालय के संचालन को लेकर, आरएटीएस आतंक विरोधी प्रयास हैं जैसे मुद्दे को लेकर 8 नए महत्वपूर्ण समझौते किए गए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं बैठक के। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एससीओ को लेकर
जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने एक पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही सही, लेकिन हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसको 2 बार 4 बार अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो समझना आपके लिए काफ़ी सहूलियत होगी। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक नोट्स का पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके मॉडल आंसर इसमें समाहित है। इसका चार्ज जो है RS 1500 रुपया है। इसमें 150 से ज़्यादा आपको मॉडल आंसर मिलेंगे। करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड रहेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये सारे सेक्शन इसमें इंक्लूड होंगे। एसे और डीआई को छोड़कर पूरा सिलेबस आपका कवर हो रहा होगा। और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज का भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और डेटा अपडेशन का भी कार्य इसमें किया जाएगा। डेटा कलेक्शन भी आप प्रोवाइड किया जा रहा है इसके साथ साथ, ठीक है। तो आप लोग इच्छुक हो तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए 8375934036 यह नंबर है। यह गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इस नंबर पे आप पेमेंट करके प्रशांत कुमार नाम वहाँ पे शो करेगा। आप इस नंबर पे RS 1500 का पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेज दें। आपको पेमेंट जो भी नोट्स है वो भेज दिया जाएगा, प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ कि आपको मार्च के अंतिम वीक तक जो भी करंट अपडेटेड सेक्शन होंगे, जैसे जैसे करंट आता रहेगा उसे ग्रुप के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं या 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके पास तैयारी के लिए समय काफ़ी कम हो या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, काफ़ी तेज़ी से 2 बार 3 बार रिवाइज करना चाहते हैं सिलेबस को, तो इस कोर्स को आप लोग जरूर परचेज करें। सभी जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसका मॉडल आंसर प्रश्न के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और काफ़ी बेहतर तरीके से हर चीज़ को यहाँ पर तैयार किया गया है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों शामिल हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में विशेष जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर परचेज करना हो तो 1500 रुपया पे करके इसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी भेज दें, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में एसएससीओ के बारे में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।